हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आज का जो एक्सरसाइज है वो मन लगा करके ही बनेगा भाई, ऐसे ना बनने वाला है। ये जो एक्सरसाइज है 3.2 आपको दिया हुआ है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में। ये जो चैप्टर है बच्चों ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर बनाया तभी जाकर के आगे के एक्सरसाइजेस, आगे के चैप्टर्स आपसे बनेंगे। यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आगे के एक्सरसाइजेस भी आपसे नहीं बनने वाले हैं। ये जो 3.2 एक्सरसाइज है ना, इसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहते हैं तो पिछले वाले एक्सरसाइज में यानी कि 3.1 में हमने सीखा था कि वहां से उनका जो सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि एक्स और वाई का जब सॉल्यूशन निकलता है, हमने ग्राफ में बनाना सीखा था कि अगर ऐसे ग्राफ में कट हो जाता है लाइन तो एक सॉल्यूशन होता है, और ग्राफ के ऊपर अगर दूसरा लाइन बन जाता है, एक के ऊपर दूसरा लाइन बन जाता है, तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो होता क्या है ना कि हमारे पास केवल एक ही मेथड नहीं है ग्राफ वाला, हमारे पास कई सारे मेथड हैं दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें से अगला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद एक और मेथड आएगा जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था पहले, जो कि अब सीबीएसई ने अपने बुक से डिलीट कर दिया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको अगले वीडियो चाहिए, अगले की एक्सरसाइजेस चाहिए, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये जो आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन सभी को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। चलिए मैं आपको कॉपी में डिटेल में समझाता हूं कैसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस। तो देखो, जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है वहां पर हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको करना क्या है बच्चा, पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर अगर 2 यूज कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी इक्वेशन 2 यूज करो, या अगर आपके टीचर इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप भी इक्वेशन नंबर 1 ही यूज करो। सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, मैथ्स को इजी वे में पढ़ने का, रटने का बिल्कुल भी नहीं। हमें बस एक काम ये करना रहता है कि हम x या y किसी का भी एक वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, y को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये y इधर आकर के प्लस में y, ये मेरे पास x का एक वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वैल्यू है ना x का, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। अगर कोई बच्चा क्या करता है कि यहां से x का वैल्यू निकालता है और y को इधर ट्रांसफर करके 14 माइनस वाई लिख देता है, तो उसमें भी आंसर सेम टू सेम लास्ट में आएगा। बस करना क्या रहेगा कि जो भी तुमने x की वैल्यू निकाली रहेगी उसे यहां पर पुट करोगे सेकंड वाली इक्वेशन में। तो मैथ्स को सॉल्व करने की मैं हमेशा रिपीट करता हूं बच्चों से कि कई मेथड्स होते हैं, रटने का बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अगर आप मानना चाहो तो, अगर जरूरी नहीं है वैसे मानना, इसको आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो ऐसे कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। हमने जो इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाला था, इसे हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा जाता है। चलो मैं पहला क्वेश्चन तो लिख भी देता हूँ, सब्स्टिट्यूट बोला जाता है उसको, या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो, मैं सब्स्टिट्यूट लिख देता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और भी कई तरीके से इसको लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 1, वैसे कर भी टीचर लोग लिख देते हैं, तो वो सब नहीं कर रहा हूं, मैं डिटेल में समझा रहा हूं। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो गया। अब x के बदले में हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस वाई, एक y पहले से उसको उतारो, इक्वल के उस साइड में आ गया 14, इस 4 को उधर भेज दो, y प्लस वाई तुम्हारा 2y हो जाएगा, और ये 4 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 14 से, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो 14 में से 4 माइनस हुआ तो 10 आ गया। अब y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, 2 यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आ गई। तो देखा तुमने, हमने जब x का वैल्यू निकाला और उसे इस वाली इक्वेशन में पुट किया यहाँ पर, तो y का वैल्यू निकल कर क्या गया। अब क्या करना है दोबारा से, अब तुमने जो y का वैल्यू निकाला ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को तुम कहीं भी पुट कर सकते हो, तुम्हारा मन है इक्वेशन 1 में पुट करने का, वहां से भी तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल जाएगी। तुम्हें लगता है कि नहीं सर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें लगता है नहीं सर मैंने इतना काम कर ही लिया है तो मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ डायरेक्ट 3 में, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा होशियारी यही है कि हम यहीं पर पुट कर दें, तो इससे जल्दी आंसर आएगा। देखो ऐसे, यहाँ पर फिर से वही लिखना कि सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इक्वल टू 5
इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई था। तो मैं क्या करूंगा, y के बदले में मैं 5 लिख दूंगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 9 निकल करके आ जाएगी। और इसी चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही काम हम लोगों को पिछले वाले एक्सरसाइजेस में ग्राफ बना बना करके करना पड़ता था। उसमें ज्यादा मेहनत होता है ग्राफ वाले मेथड में, लेकिन वो भी एक विजुअल होता है, यानी उसको ही बच्चे समझ सकते हैं अच्छे से कि किस तरीके से ग्राफ वगैरह में सॉल्व होता है, आखिर मतलब क्या होता है सॉल्यूशन का। ये सारी चीजें समझने के लिए एक्सरसाइज 3.1 भी बहुत जरूरी है, और उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये तुमको आसान लगा होगा, लेकिन इससे भी एक आसान होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आगे वाले एक्सरसाइजेस में सीखोगे। तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट बच्चों, मेरा लाइव बैच भी हो चुका है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ। डेली आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप लोगों को वीकली टेस्ट होगा, आप लोगों के डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, आप लोगों को सैंपल पेपर्स कराया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही ज्वाइन करना उससे पहले एक कूपन कोड अगर आप लोग अप्लाई कर दोगे तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा। तो कूपन कोड क्या डालना, MD05 डाल देना। ये मेरा कूपन कोड है, जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा, और आप मेरे बैच में इनरोल कर सकते हो। और मेरे बैच में सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को सारी फैकल्टीज मिलकर के पढ़ाएंगी। साइंस के लिए हमारे 3 टीचर्स हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं। मैथ्स में मेरे साथ एक और टीचर रहेंगे जो आपको एकदम मस्त तरीके से मैथ्स पढ़ाएंगे, नहीं हम लोग मिल करके आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा SST के, इंग्लिश के हर एक टीचर आप लोगों को मिलकर पढ़ाने वाले हैं। तो उस बैच का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बैच का नाम क्या पता है, निश्चय बैच है, यानी कि आपने एकदम निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कि इस बार 10th में फोड़ना है, तो बस उस बैच में पहुंच जाओ। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत मजेदार है, चलिए उसे समझते हैं हम। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहां पर s माइनस टी इक्वल टू 3 ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है ना, तो आप डायरेक्ट सॉल्व जरूर कर सकते हो। यानी आप यहीं से क्या करो, s या t किसी का भी एक वैल्यू निकालो और उसके यहाँ पर पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन वाले में कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप क्या करो, फ्रैक्शन को हटा दो, फ्रैक्शन को गैप कर दो। कैसे गैप करना रहता है, तो यहाँ 3 और 2 डिनोमिनेटर में है, आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, क्योंकि जो प्लस की साइन है तो हम लोग प्लस कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या करना रहता है, तो जो भी एलसीएम है उसको नीचे डिवाइड और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई। 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उस 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा। प्लस की साइन लगा दो, 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ऊपर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा, इक्वल को साइड में 6 है। अभी 6 को उधर भेज दो, यहाँ डिवाइड में, यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से जब 6 से मल्टीप्लाई हो तो 36 आ जाएगा, यानी कि 2s प्लस में 3t और इक्वल के उस साइड में हमारा 36 आ गया। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब मैं काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके ना वहां से s की वैल्यू निकालता हूं और उसको फिर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन 1 का भी यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो यहाँ t को अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में t। इसको आप लोग नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, समझ में आ गया इतना मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। अब क्या करना है कि ये जो तुमने s का वैल्यू निकाला है, इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाला है। तो जिस भी इक्वेशन से तुम वैल्यू निकाल रहे हो, तुम्हें उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बगल में सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ शुरू के क्वेश्चन से, इसलिए मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भी आदत हो जाए सब्स्टिट्यूट लिखने का। सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू 3 प्लस टी कहाँ पर, तो इन इक्वेशन नंबर 2 पर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास 2s है, s के बदले हम लोग लिख देंगे 3 प्लस में t, और फिर प्लस में हमारे पास 3t है तो उसको उतार देंगे, फिर इक्वल को साइड में 36 है, 36 उतार दिया, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 2 का t से मल्टीप्लाई हुआ तो 2t हो गया, प्लस में ये 3t हो गया, इक्वल को साइड में 36 आ जाएगा। 6 उधर जाकर के माइनस होगा और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 हमारे पास 5t आ जाता है, और इक्वल के उस साइड में जब 6 जाकर के माइनस होगा तो 36 से 6 माइनस होकर के 30 बन जाएगा। अब मैं जब 5 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो t की वैल्यू आएगी 30 डिवाइड बाई 5 होती है, जो कि 6 बन जाती है लास्ट में। समझ में ना 6 कहाँ से आया, मैंने 5 को अपने दिमाग में ट्रांसफर किया और कट कर दिया। तुम लोग ऐसे कर सकते हो, क्या कि बोर्ड एग्जाम में देखो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है, टाइम बचाना रहता है। तो t का ये वैल्यू निकल गया है। अब इस वैल्यू को तुम कहीं भी पुट करो, चाहे तुम यहाँ पुट करो, चाहे तुम यहाँ पुट करो, चाहे तुम यहाँ पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमने आधा काम कर ही लिया है। अगर मैं यहाँ पर पहले वाले में ही पुट करूंगा तो लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, t का वैल्यू पुट करने के बाद उसको तो ट्रांसफर ही करना पड़ेगा, जो काम हम लोग यहाँ पर कर ही चुके हैं। तो मैं वहाँ क्या है पुट करूँ, ही करूंगा सीधे, एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखूंगा फिर से कि सब्स्टिट्यूटिंग
ट्यूटिंग ऐसे भी लिखा जाता है, ट्यूटिंग भी लिख सकते हो, ट्यूट भी लिख सकते हो, सॉरी t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास s इक्वल टू 3 और t के बदले में हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया है, तो s की जो वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके दोनों वैल्यूज फिर से निकल गए। तो इसको ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत बेसिक सा मेथड है ये भी, कोई अलग से नहीं, बहुत मेहनत वाला काम नहीं, बहुत आसान मेथड है। चलिए जो थर्ड पार्ट है उसे बनाते हैं। सो ये हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 हमारे पास ये दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं फिर तुम लोगों से वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी एक मेथड को बच्चों रटना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो मेथड मैंने ही क्यों ना पढ़ाया हो या किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो। यहाँ पर जो भी हमारा काम आसान करेगा हम वो मेथड यूज करेंगे। जैसे मैं तुमको एक दिखाता हूँ ना, एक तरीका दिखाता हूँ। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूँ क्योंकि वही छोटा इक्वेशन है। हमने अभी तक पिछले वाले इक्वेशंस में क्या किया, हम लोग y वाले को ट्रांसफर करते थे, x वाले की वैल्यू निकालते थे। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो होगा क्या पता है, y उधर जाकर के तो प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस y आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 जाएगा वहां पर डिवाइड में, ये भी तो 3 है ना, इसको भी तो भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ में, तो फिर वो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि हमारे पास y प्लस 3 प्लस वाई या फिर y प्लस 3 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यानी कि एक फ्रैक्शन बनेगा। हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में भले तुम कितना हो एक्सपर्ट रहो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगता है। और हम एग्जाम में एक एक सेकंड के हम लोग जानते हैं वैल्यू रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आसान कैसे कर सकते हैं, तुम आसान ऐसे कर सकते हो बेटा कि तुम y को उधर फेंक दो, y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, y का वैल्यू निकाल लो। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना इक्वेशन 1 में, हम y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू y हो गया। यानी जो y की वैल्यू है वो 3x माइनस 3 हो गया। हमने इस बार y का वैल्यू निकाल लिया। अब बोलोगे सर ये तो राइट में है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बचपन से भले रटते आए हैं कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो लेफ्ट में लिखी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बाकी आप चाहो तो इसको इधर ला करके भी लिख सकते हो। तुम y को पूरा पूरा इधर ले आओ और इस 3x और माइनस के 3 को उधर ले जाओ। जब हम पूरे पार्ट को लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर आप साइन चेंज करोगे तो लास्ट में साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी 3x को मान लो पहले ही उधर भेज देता ना, तो यहाँ पर माइनस का y रह जाता है और ये 3x उधर जाकर के माइनस में हो जाता है। फिर मुझे माइनस की y को क्या करना रहता, प्लस में चेंज करना रहता, तो फिर मैं मेहनत करता और फिर माइनस की साइन को उधर ट्रांसफर करता, वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो हम क्या करते हैं, बस टाइम बचाने के लिए जो भी काम हो सके, अपने काम को आसान करने के लिए हम वो काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने सीधे y को ही फेंक दिया, तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। अब यहाँ से जो y का वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को तुम यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इक्वल टू 3x माइनस में 3 और कहाँ पर कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन नंबर 2 में कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 9x, फिर माइनस में 3y है तो 3 लिखो और y के बदले में इस वैल्यू को पुट कर दो, यानी कि 3x माइनस में 3 को, और इक्वल टू साइड में 9 है ही हमारे पास, तो ये हो गया 9x माइनस में ये भी 9x हो जाएगा, 3 3 से 9, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 से फिर से 9 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में भी 9 है। ठीक है, इधर ले, यहाँ तो खेल ही खत्म हो गया, यहाँ तो खेल ही खत्म हो गया भाई, ये तो पूरा पूरा जीरो ही आ जा रहा है, इसे मतलब इसका आंसर ही जीरो होगा, देखना पड़ेगा मुझे। तो 9x में से ये गया, अरे यार पूरा जीरो नहीं होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है दया, कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है, x की वैल्यू हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक था। ये हमारे पास प्लस में 3x माइनस 3 आया था, ये भी सही है। अगर हम इसे पुट कर रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल कैसे हो जा रहा है, 9x में से 9x माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा ये हमारा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में हमने सब सही किया है और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 9 इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि हमारे जो x के वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जा रहे हैं। और अगर कभी भी इस तरीके से हो जाए, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास तुमने सॉल्व किया और अलग से कोई भी x का वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो तुम समझ जाओ कि वहां पर जो हमारे लाइंस बनेंगे ना ग्राफ में, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो तुमको पता है 2 तरीके से सॉल्यूशन निकलता है। 3 कंडीशन होते थे, एक होता था पैरेलल लाइन जिसका मतलब था नो सॉल्यूशन, एक होता था इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि एक सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास एक के ऊपर दूसरा लाइन जिसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कि एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन बन जाता था जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाते थे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था हमारे पास, वो ये वाला टाइप का था जहां पर हमारा एक सॉल्यूशन निकलता था, यानी एक x का और एक y का ऐसे निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर जब 9 इक्वल टू 9 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन बनने वाले हैं, और तुमको पता ही है कि जब कोइंसिडेंट लाइन बनता है तब क्या होता है, वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर तुम लोगों का x और y का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है या लिखना नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन जो होगा
वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन बनता है जब कभी भी ऐसे कंडीशन में हम फंसते हैं तो। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। चलो जो फोर्थ पार्ट है उसे बनाते हैं। तो देखो ये वाला फोर्थ पार्ट है, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल एक लाइव क्लास लिया था RS अग्रवाल बुक का, उसमें भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। जो बच्चे उस लाइव क्लास को अटेंड किए होंगे उनको याद होगा अच्छे से कि मैंने क्या बताया था कि बच्चों देखो आप लोग डेसिमल में सॉल्व जरूर कर सकते हो, और एक बच्ची ने सॉल्व करके भेजा भी था कि सर मैंने कर लिया सॉल्व, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं डेसिमल को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, डेसिमल आगे पीछे लगा देते हैं, और दूसरी चीज डेसिमल वाले नंबर को बार बार लिखना भी तो पड़ता है डॉट डॉट लगा करके, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो हमें क्या करना है, डेसिमल में सॉल्व करना ही नहीं, हम डेसिमल को भगा देंगे। अब डेसिमल को भगाया कैसे जाता है वो समझो। यहाँ पर मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी कि ये मेरा 0 2 और फिर डेसिमल लग जाएगा। ये एक्स को मत ध्यान दो, ये अलग चीज है, ये वेरिएबल है, तुमको बस नंबर में देखना है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में 2.0 हो जाएगा, जिसे हम 2 कहते हैं। तो हम लोग अगर इसका 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बन जाने वाला है। तो करना क्या है कि आपको पूरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये कुछ उसी तरीके से है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, पहले तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इकट्ठा लिख दो, फिर अलग अलग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 में भी मैं देख रहा हूँ हर डिजिट के बाद डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट सब जगह है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 से कर देंगे। जब 10 से मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो देखो एक बार पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ होगा क्या, कुछ इस तरीके से होता है। 10 का मल्टीप्लाई होता है 0.2x से, फिर प्लस में 0.3y से, और इक्वल टू साइड में जो 1.3 है ना उसका भी 10 से मल्टीप्लाई होता है, यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी करना रहता है, तभी सही होगा। अगर तुम बस लेफ्ट लेफ्ट में करोगे राइट में नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। भले राइट में डेसिमल रहे या ना रहे, मान लो एग्जाम में यहाँ पर 13 आ गया, 1.3 नहीं आया, तो बच्चे बोलेंगे सर इधर हम लोग 10 से कर दिए थे, इधर नहीं करेंगे ना बेटा, ऐसे में गलत हो जाएगा। आपको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है, ठीक है। भले वो 13 रहे या कुछ भी रहे, वहां पर डेसिमल नहीं भी है तो भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जब इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2x बन जाएगा। जब इसका 0.3 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3y हो जाएगा, और इक्वल टू साइड में डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं फिलहाल। उसके बाद उसी तरीके से जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, एक बार मैंने ऐसे लिख करके आपको समझा दिया कैसे लिखना रहता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, प्लस में हमारा 5y हो जाएगा, और इक्वल टू साइड में 23 हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको फिर वही काम करना है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था कि x या y का कोई एक वैल्यू निकालिए और उसे ट्रांसफर कीजिए। तो अब इस बार तो कुछ दिमाग काम नहीं करने वाला, इस बार अब कुछ भी हम लोग कर लें हमारा फ्रैक्शन तो बनेगा ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से y को ट्रांसफर करता हूँ तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर मैं x वाई को ट्रांसफर करता हूँ तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि जाएगा ही। तो चलो भैया अब जब बनने हैं तो फटाक से बना ही लेते हैं। इसको लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3y को उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2x इक्वल टू साइड में 13 माइनस का 3y। अब यहाँ से 2 को भी भेजना पड़ेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस में 3y डिवाइड बाई में 2। ये हमने x का वैल्यू निकाला है कहाँ से, यहाँ पर से। तो अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि, या फिर इसको एक नाम भी दे दो, इक्वेशन नंबर 5 इसका नाम भी रख दो अच्छे से। तो इसको अब देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, अब मैं सब्स्टिट्यूट नहीं लिख रहा, वो मैंने तुमको समझा दिया कैसे लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। इसको दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और 5। 4 और 5 आपने ऐसे लिख दिया ना, अब टीचर समझ जाएगा कि आप 4 और 5 को आपस में सॉल्व कर रहे हो। इट मींस आप 5 में से x की जो वैल्यू है उसे 4 में पुट कर रहे हो। इसको ऐसे शॉर्टकट में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। कई टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं, वो समझाते भी नहीं सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने पहले समझा दिया, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4, फिर उसके बाद हमारे पास x है ये 4 वाले में, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, इस वाले वैल्यू को डालेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितना है, 13 माइनस में 3y और डिवाइड बाई में 2, ठीक है, इस तरीके से है ना। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ध्यान रखना कि इसको मैं ब्रैकेट में फिलहाल लगा देता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इन सभी से हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं कट करूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में 5y है, तो प्लस का 5y उतार लो, और इक्वल टू साइड में 23 है उसे उतार लो। ये देखो ये दोनों कट हो रहे हैं ना, 2 का टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 से इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 आ जाएगा। फिर माइनस की साइन है, ये माइनस की साइन लगा दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा और y उतर गया। प्लस में हमारे पास 5y है, इक्वल टू साइड में 23 है।
इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। एक काम कर सकते हो, तुम इसे सॉल्व करके उधर ट्रांसफर भी कर सकते हो। चलो छोड़ो हटाओ, मैं उतना कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं 26 को उधर ले जाता हूँ। ये दोनों देखो आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस का 1y आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर माइनस n है तो माइनस n लग जाएगी। ये 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, तो 23 माइनस 26 इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था ना कि अगर मैं इसको इधर भेज देता ना तो ये माइनस में नहीं आता, इसको मैं नंबर को इधर ले आता और इसको उधर ले जाता तो डायरेक्ट प्लस में आंसर आ जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ भी गया है। तुमको पता है कि हम जब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये 1 कहाँ गया, तो 1 बस हमने अपनी मर्जी से लिखा था, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा 1y ही रहता है। ये जो है ना y, यहाँ पर एक 1 छुपा ही हुआ है, तो y इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब इस 3 को कहाँ पर पुट करेंगे तुमको पता ही है, तुम यहाँ भी कर सकते हो, 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 लेकिन सबसे ज्यादा आसान होगा यहाँ पर पुट करना। तो ये y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर हमारा 5। तो इक्वेशन 5 में है x इक्वल टू 13, माइनस में 3y है तो y के बदले में 3 लिखो, डिवाइड बाई में 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस में 9 डिवाइड बाई में 2, तो ये हो गया x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई। तो y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ये बन गया फोर्थ वाला पार्ट। दो पार्ट और बचे हुए हैं, एक रूट वाला एक फ्लेक्शन वाला। दोनों में चलो तुम लोगों को डिटेल में समझाता हूँ, जरूरी है क्योंकि रूट वाले बच्चे बहुत सारा गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं गड़बड़ ना हो इसलिए चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, रूट वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको। यहाँ पर रूट अंदर में है 8 के अंदर। देखो ये जो वेरिएबल्स है ना ये बाहर है, ध्यान रखना, ये रूट के अंदर नहीं है। x भी अलग से है, y भी अलग से है, यहाँ भी x और y अलग है। बस ये जो रूट 2, रूट 3, रूट 8 ये सब रूट के अंदर में है। ठीक है, करना है क्या है, फिर वही काम जो पहले किया था, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब किसी में से भी किसी का वैल्यू निकाल लो, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं रूट 2x को लिखूंगा और इस रूट 3y को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल को साइड में माइनस का रूट 3y हो जाएगा। अब लेकिन इस तरीके से लिख नहीं सकते, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट 3y, और ये 2 जो इसके साथ चिपका हुआ था मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा रूट 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है, तो हम लिख देते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पुट कर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, पुटिंग इस टाइप से भी लिख सकते हो ना। पुटिंग x इक्वल टू -3 रूट के अंदर y डिवाइड बाई रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 2। या फिर एक और तरीका होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे बहुत सारे तरीके हैं, तुम अपने मर्जी से जो लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 3x था तो रूट 3 लिखेंगे, x के बदले में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे जो कि माइनस का रूट 3y और डिवाइड बाई में रूट का 2, फिर माइनस का रूट 8y है वहां पर, उसको उतारेंगे। ठीक है ना, ये वाला, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0, उसको लिख देंगे। क्लियर है, हमने क्या किया, इस x के बदले में जो x का वैल्यू निकाला था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3 और ये y उतर जाएगा, और साथ ही साथ प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, ध्यान रखना। नीचे में बेचारा रूट 2 अकेला है, माइनस में यहाँ पर रूट 8y है, और इक्वल के उस साइड में 0 है। अब क्या करो, एक शॉर्टकट तरीका बताना। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, हम एलसीएम ले लेते हैं, उतना टाइम पास नहीं करने का। शॉर्टकट तरीका ये है कि कभी भी अगर बीच हवा में कोई नंबर ऐसे लटक रहा हो, इधर फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही साइन लगा देनी है। कैसे होगा देखो, पहले तो इस तुम -3y को उतारोगे एज इट इज, माइनस ही साइन है उसको उतारोगे, रूट 2 का जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट 2 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 16 बन जाएगा, और रूट के अंदर हमारा 16 आ जाएगा। समझ में ना, कभी भी रूट के अंदर वाले नंबर से आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 8 2 16 हो जाएगा, ये y का y उतर जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों का रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है जब हम एलसीएम भी लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में रूट 2 ही लिखा जाता है इस तरीके से एलसीएम लेकर के। तो वही एलसीएम को हम लोग शॉर्टकट तरीके से ऐसे करते हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं, सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल को साइड में 0 है 0 लगा दो। अब इस रूट 2 को भगाओ, तो यहाँ से बहुत देर से परेशान कर रहा है, यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, इसको जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो यहाँ डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, और जैसे ये मल्टीप्लाई में होगा इसका खेल खत्म हो जाएगा, 0 के पास जो गया उसका खेल खत्म, वो 0 बन जाता है। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा -3y, ये सॉल्व होकर के माइनस का 4y हो जाएगा। जैसे तुमको पता ही है कि रूट के अंदर अगर 16 है तो वो 4 बन करके बाहर निकल सकता है, इक्वल के उस साइड में हमारा 0 आ गया। अब हम क्या भेज दें भाई दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ अरे यार ये तो फिर खेले खत्म हो जा रहा है, 4 और 3 हमारे पास कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, माइनस का 7y हो गया,
इक्वल के उस साइड में 0 है, तो यहाँ से -7 को जब मैं ट्रांसफर करूंगा वहां पर, तो ध्यान रखना कि अभी ये मल्टीप्लाई में देखो दो चीजें होती है इसमें, बच्चे लोग बहुत सारे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता ना वो गड़बड़ करते हैं। अगर इस तरीके से -7 प्लस वाई इक्वल के उस साइड में 0 है, अगर इस तरीके से है तो फिर ये -7 उधर जाकर के +7 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा y इक्वल टू 7 ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना, जब भेजेंगे तो हम ये डिवाइड में करेंगे, यानी y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -7 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। बुझाया? तो ये काम नहीं कर लेना, ये नहीं सोचना कि -7 हो जाएगा +7 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, गलत। ये 0 डिवाइड बाई -7 होगा जो कि लास्ट में 0 हो जाता है। तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब तुमको पता ही इसको कहाँ पर फेंकना है, यहाँ पर फेंक दो, सबसे आसान यहीं पर रहता है सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फिर से y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है, x फिर इक्वल टू उस साइड में माइनस का √3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और डिवाइड बाई में हमारे पास √2 है। यहाँ पर y था ना, ये y था, उसके वजह मैंने 0 लिख दिया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 का भी जब 0 से मल्टीप्लाई हो, चाहे कोई भी चीज हो 0 से मल्टीप्लाई होता है ना, 0 से खा जाता है, उसका खेल खत्म कर देता है। समझ लो कोरोना वायरस है, जो इससे संपर्क में गया उसका खेल खत्म। तो ये भी बेचारा 0 बन जाएगा, नीचे में √2 है, यानी कि 0 डिवाइड बाई √2 भी हमारा 0 ही हो जाएगा। 0 से किसी को भी डिवाइड करो वो लास्ट में 0 ही हो जाता है, यानी सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो लास्ट में 0 ही आंसर आता है। ठीक है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते 2 डिवाइड बाई 0, ये नहीं होता है ना, ये गलत चीज है। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू फाइंड नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन। एक लास्ट बचा हुआ फ्रैक्शन वाला 6th नंबर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू होने वाले हैं जो कि मजेदार हैं, तो हम जल्दी से उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, फिर से वही काम कर लो फटाक से। सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 इसका नाम दे दिया। तुम लोगों को पता है कि फ्रैक्शन है, तो मैंने तुम लोग क्या सिखाया कि जो पहला स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसे फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन से हम कैसे इसको भगा सकते हैं, कैसे भगाएं भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 6। अब ऊपर में क्या करना है, तो सिंपली 6 को 2 से डिवाइड दो तो 3 आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9x हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड दो तो 2 आएगा, तो ऊपर में हमारे पास 5 2 जा 10y हो जाएगा। इक्वल को साइड में माइनस का 2 है, 6 उधर गया, तो ये बन गया हमारा 9x माइनस में 10y, और इक्वल को साइड में 6 2 जा हमारे पास 12 हो जाएगा माइनस की साइन के साथ। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करें, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ेंगे, या फिर एक काम कर सकते हो तुम यहीं से x की वैल्यू निकाल सकते हो। तुम एक काम करो, इसको भी इक्वेशन नंबर तुम नाम वगैरह मत दो, इक्वेशन नंबर 3 तुम एक काम करो, यहीं से x की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि तुमको पता ही है कि पहले अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इसे तुम इस फॉर्म में बनाओगे, तो लास्ट में फिर तुमको एक का तो वैल्यू चाहिए ही, x का या y का, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो हम इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9x इक्वल के उस साइड में ये 10y जो इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस का 10y हो जाएगा, फिर माइनस का 12 तो है ही हमारे पास, और ये जब x इधर ही रखना है अपने को, 9 को जब उधर भेजेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 10y माइनस 12 और पूरे के डिवाइड में 9 ऐसे लिख दो, और इसको ही इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब क्या करो, पहले तो इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और उसको भी तुम क्या करना है, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में जैसे ऐसे मैंने बनाया था ना वैसे ही लिख लेना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है x डिवाइड बाई में 3 प्लस में y डिवाइड बाई में 2 और इक्वल को साइड में 13 डिवाइड बाई में 6। 3 2 जब वही काम होगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास 2x आ जाएगा, है ना, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2, तो ऊपर में x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, उसी तरीके से इधर हमारे पास 3y हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 13 डिवाइड बाई 6 आ गया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर में 6 आ गया है, तुम डायरेक्ट भी यहाँ से कट कर सकते हो। बहुत सारे टीचर तुमको सिखाएंगे भी कैसे डायरेक्ट कट कर लो, लेकिन समझाते नहीं बहुत बार टीचर लोग, तो वो गड़बड़ करते हैं। देखो डायरेक्ट कट कैसे होता है कि ऐसे यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, जब मैं इसको उधर भेजूंगा या इसको इधर लाऊंगा तो ये 6 वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट किया जा सकता है ना, तो बस उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी कट करते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि नोट्स भी बच्चों को देना है, तो बच्चे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट कट कर दूंगा, तो इसीलिए मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। 13/6 मल्टीप्लाई में 6 करके अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, तो उसकी दिक्कत नहीं हो किसी बच्चे को। तो यहाँ पर से हमारा 2x प्लस में 3y इक्वल को साइड में 13 आ गया। ठीक है, इसको तुम लोग इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, और क्या लिखो अब यहाँ पर कि हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन नंबर 3 से जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पर 4 में हमारे पास 2x है, तो x के बदले में तुम्हें पता ही क्या लिखना है, बदले में लिखना है तुम्हें 10y माइनस में 12, जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया था थर्ड वाली इक्वेशन में, यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, और डिवाइड बाई में 9 लिखना है। फिर प्लस में हमारे पास 3y है वो उतार देना है, इक्वल को साइड में 13 एज इट इज उतर जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया सारे बच्चों को। अब क्या होगा,
कि अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। उधर भेजने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कट होने से तो कुछ होगा नहीं, 13 से तो कट होगा नहीं 2, तो ब्रैकेट ही ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से देखो 20y माइनस में 2 का 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24, ठीक है। 2 का 12 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9, प्लस में है 3y और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 13। मैंने तुम लोगों को स्टेप्स बताया ही था कि क्या करना है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस कर दो, कभी भी डिनोमिनेटर है बीच हवा में कोई नंबर लटक रहा है शॉर्टकट तरीका लगाओ, एलसीएम फैल्सियम छोड़ दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20y माइनस में 24, ये से मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 9 के टेबल 3 टाइम होता है 27y और इक्वल के उस साइड में है 13। अच्छा ये 9 को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। अब इस 9 को इस 13 के पास भेज सकते हो, डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारे पास ये जुड़ा हुआ था ना आपस में, प्लस की साइन से ये चिपका हुआ है, तो आप डायरेक्ट 9 को नहीं भेज सकते, पहले ऐसे करना है सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में 9 आ गया पूरे के, अब आप इसको ऐसे भेज सकते हो इधर। तो अगले स्टेप को मैं यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर बना लूँ, बस मेन इसी स्टेप में जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा ना तो x वैल्यू फटाक से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर से इस वाले स्टेप को यहाँ पर ले आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना ये कोई नया चीज नहीं है, इसके बाद वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा, ये 27 है और 20 है, दोनों प्लस में है, तो दोनों ऐड होकर के हमारे पास कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा। फिर माइनस का 24 है वो लिख लेता हूँ, इक्वल के उस साइड में ये जब 9 यहाँ पर जाएगा 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 का 13 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 जब हमारा कितना होता है 117 होता है, तो ये 117 आ गया। अब इस 24 को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47y इक्वल के उस साइड में ये 24 माइनस में उधर जाकर के प्लस में होगा, तो कितना आ जाएगा प्लस होने के बाद 7 और 4 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो 2 और 3 1 हो गया 3 और 1 4 और ये 1 उतर जाएगा, ठीक है। मैंने इसको उधर भेज करके डायरेक्ट दिमाग में ही प्लस कर लिया है, तुमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 141 डिवाइड बाई में 47। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अब इसके आगे ये कट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 47 है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता है, लेकिन ना मैक्सिमम चांसेस है बच्चा कि ये नंबर डायरेक्ट इसको कट कर सके, यानी कि इस नंबर के टेबल में हमारा ये नंबर आता हो। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो लास्ट में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, तुम ये दिमाग लगाओ कि 7 के टेबल में लास्ट में 1 कब आता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 7 3 जब हम करते हैं तो 21 आता है जिसके लास्ट में 1 होता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे चांसेस होते हैं कई बार, मैक्सिमम 90% चांसेस ये हैं कि 47 का भी टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 141 आ जाएगा। तुम करके देख सकते हो, मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है, मुझे पता है कि यहाँ पर ये आएगा और मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो आंसर भी याद हो गया कि यस यहाँ पर ये 3 टाइम पे कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा। बाकी तुम्हें कैसे करना है एग्जाम में वो तुमको मैंने ट्रिक समझा दिया। तो जो y की वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गई। अब y का जो वैल्यू निकल गया उसको तुम यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। y = 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास था x इक्वल के उस साइड में था 10y, तो 10 के बदले y के बदले में 3 लिखो, माइनस का 12 है डिवाइड बाई में 9 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 12 डिवाइड बाई में 9। तो यहाँ से हमारा 30 में से 10 माइनस होता है 20 और 2 और माइनस हुआ तो 18 आ गया, 18 डिवाइड बाई 9 तुमको पता ही है, x का जो वैल्यू होगा यहाँ से अब 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट आंसर निकल जाएगा। मेन है तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा उसी लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना डिटेल में समझा दिया है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर भी आकर के डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप हमारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग सभी वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में मेरे बैच का भी लिंक है जहां पर आप मुझसे सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। पहले इसे सॉल्व करना है एंड उसके बाद हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + में 3। देखो कुछ सिंपल सा काम बता रहा हूँ, इसमें इतना जो लिखा हुआ है ना कंफ्यूज करने के लिए कुछ है नहीं। तुम्हें यहाँ और यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके तुमने x और y का वैल्यू निकाल लिया तो तुम यहाँ पर उसे पुट कर दो, यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो, फिर सबको ट्रांसफर कर दो तो तुम्हारा m का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो अगर एग्जाम में अलग से लिखा हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है तब तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि वहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए थे ना एक्सरसाइज 3.1 में, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ गए वर्ड प्रॉब्लम तो जरूरी नहीं कि आप ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, आप क्या कर सकते हो वहां पर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर जितने भी मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा ना फिलहाल तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को किस मेथड से कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से कराऊंगा, लेकिन मैं खुद ही चाहता हूँ कि आप एलिमिनेशन सीख जाओ। तो यहाँ पर तो मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि हमारा 3.2 में पूरा सब्स्टिट्यूशन ही हमको करना है, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे 3.3 में पहुंच जाएंगे, जब हम लोग टेस्ट देंगे और
और अगर यही क्वेश्चन आ गया टैक्सी वाला या कोच वाला या कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ गया यहाँ से उठ करके, तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाओ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगता है सब्स्टिट्यूशन, तो अगर आपको इजी लगता है तो ये सब बना सकते हो। कोई भी मेथड कंपलसरी नहीं रहता है जब तक कि लिखा हुआ ना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कौन से मेथड से बनाना है तभी आप उस मेथड का यूज करोगे, अदरवाइज जो मेथड आपको इजी लगता है ग्राफ वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला या एलिमिनेशन वाला, आप वो मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल इसको मैं फटाक से सॉल्व करता हूँ इस वाले ही मेथड से। सो ये हमारा क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू निकालूं, आप y की भी निकाल सकते हो, बस मैं x की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं ताकि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, उसे सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। बाकी डिनोमिनेटर में 3 भी आप सॉल्व कर ही सकते हो, बस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, तुमको जो इजी लगे वो कर लो। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो 2x है वो इक्वल हो जाएगा 11 माइनस में 3y के, ये जो 3y इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो गया। अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 11 माइनस में 3y, और ये 2 तुमको पता ही है कि यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे इक्वेशन 2 में 2x है, तो x के बदले में तुम पूरा का पूरा इसको उतार दो। x के बदले में हमारे पास जो 11 माइनस में 3y डिवाइड बाई 2 है उसको उतार दो। ठीक है, फिर माइनस का 4y है वहां पर उसको लिखेंगे, इक्वल टू साइड में माइनस का 24 है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये जो x था उसके बदले में बस ये मैंने लिख दिया जो वैल्यू मैंने निकाला था। अब यहाँ फायदा ये हो रहा है कि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास 11 माइनस में 3y माइनस में 4y और इक्वल टू साइड में माइनस का 24 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 7y, और ये 11 जब उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में उधर भी जाकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 24 पहले से है और ये भी उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तुमको पता है माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो दोनों को जब प्लस करूंगा तो मेरा 35 आ जाएगा। तो प्लस जरूर होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ये भी याद रखना। अब माइनस से माइनस कैंसिल, खेल खत्म, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 7 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, यानी कि y का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। कितना आसान से क्वेश्चन था ये। तो मैंने शॉर्टकट देखो किया, मैंने बार बार एक एक स्टेप को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमको भी ऐसी आदत हो जाए। बोर्ड एग्जाम इस बार बहुत लेंदी पेपर आया था 2024-25 वाला, अगर तुम वहाँ पर एक एक चीज लिखते रहोगे ना तो टाइम फिर खत्म हो जाता है, लास्ट में पता नहीं चलता है। तो y का वैल्यू इतनी निकल गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5 y के बदले में और डिवाइड में हमारा 2 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस में 15 डिवाइड बाई में 2, तो ये हो गया हमारा -4 डिवाइड बाई में 2। जब माइनस होगा तो -4 आएगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 2 हो जाएगी। ये x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, दो वैल्यूज निकल गए। अब हम लोगों को फाइनली अभी इतना ही काम नहीं हुआ है, हमको एक और काम दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो नाउ अब हम लोगों को क्या काम दिया हुआ था, हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जहां पर हमें बताया गया था कि जो y है वो इक्वल है mx प्लस में 3 के। ये एक छोटा सा और इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है ये जो m है ना इसका वैल्यू फाइंड करो। तो तुम्हें क्या करना है, इस y का और x का वैल्यू पुट कर देना है। y का वैल्यू 5 है, इक्वल को साइड में m हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस की 2 हो जाएगी, प्लस में हमारे पास 3 है। इस 3 को पहले ही ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास ये प्लस वाला 3 इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस का 2m हो जाएगा ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 2 और m मिलकर के 2m बन गया। तो ये हमारा 2 हो गया और इक्वल के उस साइड में माइनस का 2m है, उसको भी पकड़ के इधर फेंक दो। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर के माइनस का 2 डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में सिर्फ और सिर्फ m बचेगा। क्लियर, समझ में आया इतना। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। नीचे में जो माइनस की साइन है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर माइनस की साइन होती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी माइनस की साइन को पकड़ करके न्यूमरेटर में या बीच में लिख दिया जाता है। ये मैंने तुम लोगों को क्लास 7th में सिखाया था। तो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट -1 लिख देना है, नीचे में जो 1 है उसको छोड़ दो, इक्वल को साइड में m आ गया, यानी m की जो वैल्यू है वो -1 है। -1 इक्वल टू m या m इक्वल टू -1 बतिया एक ही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब मजा आने वाला है क्योंकि अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे जिसमें आप लोगों को पहले इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन लोगों को सॉल्व करना है। अभी तक तो पहले से इक्वेशन बने बनाए थे, बना बनाए खाना खाना था। अब बेटा खाना बनाओ तब तुमको समझ में आएगा खाना बनाने की वैल्यू क्या होती है और मम्मी की वैल्यू क्या होती है। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड वाले में सबसे वही बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए इन प्रॉब्लम्स के लिए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26
एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि दो नंबर का जो डिफरेंस है आपस में वो 26 है। अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर y है तो उनके बीच जब डिफरेंस निकाला जा रहा है तो वो 26 निकल करके आ रहा है। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है, दूसरा एक और हिंट दिया गया है कि जो एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से 3 टाइम है। तो बताइए कि उनकी वैल्यू क्या होगी। चलो पता करते हैं कितनी वैल्यू उनकी। तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमको नंबर के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, हिंट बस दिए हुए हैं, नंबर कौन से वो तो नहीं बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, मान लेते हैं कि जो नंबर्स है ना वो हमारे x और y हैं। आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने x और y ले लिया क्योंकि अभी तक हमने x y के नाम से ही सॉल्व किया, जितने भी क्वेश्चन किए, तो आदत हो गया थोड़ा x y करके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमसे क्वेश्चन में जो पहला हिंट दिया हुआ है वो ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि एक नंबर से जब दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा 26 आएगा। ये पहली चीज बोली गई है। दूसरी चीज बोला जा रहा है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि जो एक नंबर है वो बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। तो पहले तुम ये दिमाग लगाओ कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो तुम इसी को देख करके समझ सकते हो कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो हमारा आंसर जो है प्लस में आएगा ना, यानी कि ये नंबर जरूर प्लस में होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा बड़ा नंबर x होगा और छोटा नंबर y होगा, तभी हमारे पास x माइनस वाई हमने 26 लिखा है। नहीं तो अगर यहाँ पर मान लो y अगर हमारा ग्रेटर रहता, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर y अगर हमारा ग्रेटर रहता है, x अगर हमारा स्मॉलर रहता, तो फिर बड़े नंबर में माइनस की साइन हो जाती और फिर आंसर माइनस में आ जाता। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो अगला चीज लिखूंगा वो इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि जो एक नंबर x है वो दूसरे नंबर y का 3 टाइम्स है, यानी कि अगर y में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा x निकलेगा। और ये देखो बच्चों वाली चीज है, क्लास 9th में मैंने सिखाया तुम लोगों को। अगर तुमने 9th में नहीं पढ़ाई किया तो बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हमारा 3y हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x बड़ा और 3 y जो है छोटा है, y में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा x आ रहा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। क्लियर। अब इस x देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा पहले से x से वैल्यू निकल गया, तुमको कुछ ट्रांसफर भी नहीं करना है, सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पर बस पुट कर दो। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो चलो इक्वेशन पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट वाला। वैसे तो पहले भी हमने बहुत सारा कर लिया, लेकिन फिर भी ये इस टाइप से पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x के बदले में क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस में y है ही, इक्वल टू साइड में 26 है, 3 में से y माइनस हुआ तो यानी 1y है, तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2y आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 26 है। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 2 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो y का वैल्यू 13 निकल गया। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल दो। तो y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 13, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 39। तो देखा आपने, एक नंबर जो x है वो हमारा ग्रेटर है, y जो है हमारा स्मॉलर है, और x जो है वो 3 टाइम्स है y से, क्योंकि हम जानते हैं 13 3 39 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, बेसिक से क्वेश्चन था। बेटा अगर ये समझ में नहीं आया ना तो कान पकड़ के उठक बैठक कर लो खुद से, क्योंकि तुमने खुद के साथ गलत किया है पढ़ाई लिखाई ना करके, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन में आता है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन, अगर पूछा भी जाएगा तो 2 नंबर ज्यादा ना मिलेगा। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। सो सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, क्लास 7th में भी सिखाया था, क्लास 9th में भी सिखा दिया था, और क्लास 10th में बता देता हूँ कि जब हम 2 एंगल को प्लस करें और दोनों को प्लस करने के बाद अगर 180 निकल करके आ जाए ना तो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे मान लो एक एंगल 100 का है और दूसरा 80 का है, दोनों प्लस किए तो 180 आ गया, यानी दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अगर एक एंगल 120 का है दूसरा एंगल 60 का है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आता है ना, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमको पता नहीं है भाई कि कितने कितने का है, तो हम x और y ही मान लेंगे। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल से पहला चीज हो गया। और वहां हमको बोल रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है, यानी छोटे वाले में जब हम 18 प्लस करते हैं ना तब बड़े वाले की वैल्यू निकलती है, ऐसा हमसे कहा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो फिर से हमने यहाँ पर लिख लिया कि मान लेते हैं एंगल जो है वो हमारा x और y है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, पहला चीज यही लिखा गया था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x और y को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। पहला तो तुम्हारा यही इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। तो अब इसी में किसको भी बड़ा ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप x को ही बड़ा लो या y को ही बड़ा लो, तुम किसी को भी ले सकते हो। और वैसे पिछले बार भी था। तो यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं x को मान लो बड़ा, तो जो x है ना वो कितना है, अगर हम y में 18 प्लस करें तो
y से 18 ज्यादा है x की वैल्यू। जैसे इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये इक्वेशन बनाने का तुमको कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ प्लस करे माइनस करे, तुम इसको ऐसे समझ लो। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो 10 है ना वो 6 से 4 ग्रेटर है, जो 10 है वो 6 से 4 एक्सीड्स है, जैसे यहाँ पर एक्सीड वर्ड यूज किया था, यानी कि ज्यादा होता है, उसका भी मतलब ज्यादा होता है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल का साइन लगा के लिखना है, यानी इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि जो 10 है वो इक्वल है 6 से 4 ज्यादा, यानी कि 6 + 4 है, तभी तो इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा। अगर इक्वल की साइन लगी तो दोनों साइड बराबर बननी चाहिए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर, माइनस मत कर देना, नहीं तो 6 - 4 2 हो जाएगा, 2 कभी भी 10 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख लिया हमने, तो अब डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में लिखना शुरू करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, मैं पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो x के बदले में हमारे पास हो जाएगा y प्लस में 18, फिर प्लस में हमारे पास ये y है, इक्वल टू साइड में 180 है। तो अब ये y और y मिलकर के 2y हो गया, 18 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में तो इधर आकर माइनस होगा, तो 180 में से अगर 10 माइनस हो तो 70 और 8 और माइनस होगा तो 162 आ जाएगा। सो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 इधर जाकर के डिवाइड होगा तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की जो वैल्यू है वो हमारी 81 आ गई, y की वैल्यू 81 आ गई। अब तुम यहाँ पर से तुम दूसरा वाला वैल्यू, अच्छा ये डिग्री में भी लिख देना ना, क्योंकि हमारा ये एंगल है, इसलिए डिग्री जरूर लगा देना। अब y का जो वैल्यू निकला उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो y = 81 इन इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 है उसमें पुट कर देते हैं, तो x = हो जाएगा हमारा 81 प्लस में 18, और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 99 है। तुम दोनों को ऐड करके देख सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो 180 ही आएगा, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर, सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया। चलो थर्ड पार्ट बनाया जाए। चलो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, यानी कि क्रिकेट टीम की कोच हैं वो 7 बैट्स और 6 बॉल परचेज कर रही हैं, और उन्होंने उसको कितना पैसा पे किया है, तो 3800 पे किया है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपी, यानी 1750 रुपी। बाद में फिर वो दुकान जाती हैं और इस बार वो 3 बैट लेती हैं और 5 बॉल्स लेती हैं, और इस बार वो इतना पे करती हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें एक एक चीज का वैल्यू नहीं दिया है, हमें बस डायरेक्ट बता दिया गया कि 7 बैट्स और 6 बॉल मिलाकर के इतना देना पड़ा, और 3 और बैट और 5 बॉल जब हमने लिया तो इतना रुपए देना पड़ा। लेकिन हमसे बोला क्या जा रहा है, एक बैट का और एक बॉल का वैल्यू निकालने के लिए। और ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि बैट और बॉल का ही है, पेन कॉपी का आता है ना, सब्जियों का आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझने से कैसे बनाना है। और यहाँ पर ये ज्यादातर देखो क्रिकेट टीम की बात आता है तो हम लोगों को लड़कों का ही नाम आता है, लेकिन यहाँ पर जो कोच है वो एक लड़की है, यानी कि हो सकता है कि या तो वो बॉयज की कोच लड़की हो सकती है, बिल्कुल आज तक तो ऐसा मैंने जो नहीं पता है। अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताना तुम लोग कि यस सर इस समय पे ऐसा हुआ था कि इस बॉय वाली टीम की एक जो हेड कोच थी वो गर्ल थी। वैसे मुझे याद तो नहीं आ रहा आज तक। बाकी अगर तुम्हें किसी भी अच्छी एक प्लेयर का नाम पता है जो क्रिकेट खेलती हैं, गर्ल हैं, तो उनका नाम भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट नाप लेना है, यानी कि मान लेना है अपनी मर्जी से कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर 5-6 बैट जो भी दिए हुए थे, 7 बैट दिए हुए थे, वो सब आपको नहीं लिखने का। शुरुआत करोगे एक बैट से कि मान लेते हैं एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपी है और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y रुपी है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि उन्होंने सबसे पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदे थे। अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपी है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, सिंपल है 7x हो जाएगा। एक का दिया रहता है, ज्यादा का निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 बैट का जो कॉस्ट होगा वो 7x होगा सबसे पहले, और साथ ही साथ उन्होंने क्या लिया था, तो बॉल भी लिया था। कितने बॉल लिए थे, 6 बॉल लिए थे। एक बॉल का कॉस्ट y रुपी है तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6y, यानी कि ये 7x हमारे बैट का कॉस्ट लिख दिया मैंने, प्लस में मैंने बॉल का कॉस्ट लिख दिया, और दोनों कॉस्ट मिला करके टोटल उन्होंने कितना पे किया था, तो 3800 रुपी पे किया था। तो ये तुम्हारा पहले बनेगा इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से इक्वेशन 1 बनाना है, समझ में आया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बाद में उन्होंने क्या किया, फिर 3 बैट लिए तो 3 बैट का कॉस्ट जो है वो 3x हो जाएगा, और साथ ही साथ में 5 बॉल्स लिए थे तो 5 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y, और इस बार उन्होंने पे किया था 1750 रुपी, यानी कि 1750 रुपी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 11 ही पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, लिखा गया तो मैंने लिख दिया, बाकी तुम जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। ठीक है, चलो मैं इसे लिख देता हूँ, आदत ऐसे होगी लिखने का। तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशंस। अब हमें करना क्या है भाई, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, या तो यहाँ से किसी का भी वैल्यू निकालो। मैं काम करता हूँ यहीं से वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि फिर ये 3 मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मैं इसी को सॉल्व करता हूँ ना। देखो
मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस 5 को ट्रांसफर करूंगा उधर, और चूंकि मैं सेकेंड वाला इक्वेशन ही यूज कर रहा हूँ तो अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बाकी तुम चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है कि हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल के उस साइड में 1750 माइनस में 5y, और ये फिर जब 3 ट्रांसफर होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस में 5y और डिवाइड बाई में हमारा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 को यहाँ पर जो सॉरी ये x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोगों को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाम, और डायरेक्ट में लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। 3 और 1 का मैं यूज कर रहा हूँ, यानी कि 3 से x की वैल्यू को 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 में हमारे पास 7x था तो हम लिखेंगे 7, और x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1750 माइनस में 5y डिवाइड बाई में 3, फिर प्लस में हमारे पास 6y है तो 6y को उतार लेंगे, इक्वल को साइड में 3800 वो लिख लो। कट तो हो नहीं रहा है इस बार, ऊपर नीचे कट हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं रह गया। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 0 जो हमारा 0 हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हो गया, कैरी हो गया 3, 7 7 49, 49 में 3 प्लस करोगे तो 52 का 2 हो जाएगा, कैरी हो गया 5, तो 7 1 7 और 5 हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, तो ये इतना आ गया। फिर माइनस में हमारे पास 7 5 हो जाएगा 35y डिवाइड बाई में पूरे के है 3, प्लस में है 6y और इक्वल को साइड में 3800। ठीक है, क्लियर है इतना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 7 का टेबल 7 एकम 7 5 12 नहीं, ठीक है सही है। अब यहाँ पर जब मैं इसको पहले देखो, तुम्हें पता ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर नहीं सकते, पहले एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम मतलब डायरेक्ट इसको कट कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो 12250 माइनस 35y, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, 6 3 जा 18y और इक्वल को साइड में 3800 आ गया। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सॉल्व होकर कितना आएगा भैया, 35 है और यहाँ पर हमारे पास है 18, 35 में से 18 माइनस होता है तो कितना आता है 17 आता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 17y इक्वल को साइड में ये भी उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस करूंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि देखो ये 3800 है, ये 12000 है, तो बड़ा वाला नंबर जब माइनस होगा तो साइन तो लास्ट में माइनस का ही लगेगा, माइनस का जब साइन लग जाएगा तो कितना आने वाला है वो आंसर, माइनस कर लूँ क्या, रफली कहीं पे माइनस कर दो छोटा सा, चलो ऐसे ही करता हूँ ना, 0 से 0 माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा, 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा, फिर 2 में से तो 8 माइनस नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास बोरो करके 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4 आ गया। अब बचेगा यहाँ पर 1 में से 3 माइनस हो सकता है तो 11 में से पूरा 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 ही आ जाएगा, तो ये इतना बन गया। अरे बब्बा कट होगा कि नहीं होगा हमारा ये कट यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, अभी मैं समझ पाया कि गड़बड़ कहीं पर हो रहा था। वो गड़बड़ क्या था कि मैंने 3 को बेचारे को यहाँ पर सॉल्व तो किया, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 लिखा ही नहीं, डिनोमिनेटर में 3 ही नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 3 लिखा है ना भाई, तभी तो वो 3 फिर ट्रांसफर होगा, अभी तो मैंने इस 3 को छोड़ दिया था यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर ये पूरा कट क्यों नहीं हो रहा दिमाग में ही। तो ये हमारे पास 3 जब उधर जाएगा, यहाँ पर ये इक्वल के साइन है, ठीक है, ये इक्वल के साइन है, तो हमारे पास ये बना हुआ है कितना 12250, ये दोनों तो हमारा सॉल्व होकर के माइनस का 17y आ गया, चलो ठीक है, इक्वल को साइड में जब 3 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ जाकर के यहाँ डिवाइड में, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 का 4 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारा 2, तो 3 3 जा 9 होगा, 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसफर करके माइनस करूंगा, तो माइनस का 17y हो गया, इक्वल को साइड में जब माइनस करूंगा तो 0 से 0 माइनस हो 0, 5 में से 0 माइनस हो तो 5 आ गया, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 11 माइनस होगा तो खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, यानी इतना ही हो गया, और ये नंबर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये नंबर जो बड़ा वाला है ये इधर जाकर के माइनस की साइन बना ले रहा है, जिससे पिछले बार हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा माइनस से पहले तो माइनस कैंसिल, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 850 डिवाइड बाई में हमारे पास 17, और y की जो वैल्यू निकल गई यहाँ से वो कितनी निकल कर 5 निकल जाएगी, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और ये 0 उतर जाएगा, यानी y का वैल्यू हमारा 50 निकल करके आ गया, y का वैल्यू 50 निकल गया। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारा बनाया था हमने 3 वाला इक्वेशन, ये वाला यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू, दिख रहा है बच्चों ना, अच्छे से देखते रहो, y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर हमारा 3, तो इक्वेशन 3 में हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस में 5y है, तो 5 मल्टीप्लाई में 50 हो जाएगा y के बदले में, और डिवाइड में हमारे पास 3 है, तो यहाँ से ये कितना निकल जा रहा है भाई, ये हो जा रहा है हमारे पास 1750 माइनस में 250 डिवाइड बाई में 3, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 है ना, यहाँ पर ये 1750 250 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, और ये 1 है तो 1500 डिवाइड बाई में 3 आ गया, 3 5 जब 15 होता है और ये 2 0 उतर जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी 500 निकल करके आ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ x और y क्या थे, हमारे बैट और बॉल के कॉस्ट ही तो थे ना,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का कॉस्ट जिसको हमने x माना था वो हो जाएगा 500, क्योंकि x का वैल्यू 500 निकला है। और इसी तरीके से हमारा जो बॉल था अगर हम उसका कॉस्ट देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने y माना था और यहाँ पर हमने y का वैल्यू 50 निकाल लिया। तो इस तरीके से बबुआ बनने वाला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप अच्छे समझ में आई होगा। इस हड़बड़ी में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, मैंने बस फ्लो में बनाते बनाते इस 3 को लिखना ही भूल गया था मैं। तो ये काम आप लोग प्लीज नहीं करेंगे, आप लोग आराम से कीजिएगा और सही आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर यही मैं सोच रहा हूँ कि कट कह नहीं हो रहा, वाई का वैल्यू एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, जिसको एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए था। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। एक फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, टैक्सी चार्ज वाला जो क्वेश्चन होता है ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है वो। चलो समझाता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है तो लाइक वगैरह जरूर करना यार, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155। ध्यान से समझो इसको क्या बोला जा रहा है। कहीं पर मान लो तुम घूम रहे हो, गोवा में मान लो तुम घूमने गए हो, गोवे कहीं निकल रहा है मुझसे, कुछ और भी निकल सकता, चलो हटाओ हटाओ। कहीं भी तुम घूमने गए हो, अब वहां पर क्या हो रहा है कि तुम्हें टैक्सी करना है, तो टैक्सी के आपको 2 चार्ज देने पड़ते हैं। खास करके गोवा का नाम इसलिए मेरे मुंह से निकला क्योंकि गोवा में जो टैक्सी वाला चार्ज होता है ना, बहुत उल्टा सीधा होता है। उसका बहुत बार न्यूज में भी आया है कि वहाँ पर अपने मर्जी से कुछ भी चार्ज लोग वसूलते रहते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। मान लो आपको 1 किलोमीटर जाना है, 50 रुपये अलग से फिक्स चार्ज जमा कीजिए और 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज होगा उसको अलग से पे कीजिए, वो अलग रहेगा। अगर आपको 2 किलोमीटर भी जाना है तो 50 रुपये जो फिक्स चार्ज है, मान लो कि 50 रुपये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ और भी होगा, तो जो फिक्स चार्ज है 50 रुपये वो अलग जमा करो और 2 किलोमीटर का जो चार्ज निकलेगा पर किलोमीटर के हिसाब से वो अलग जमा करो। ऐसे होता है, ठीक है। यानी फिक्स चार्ज आपको देनी है, एक तरह से कह लो कि वो बुकिंग चार्ज है, क्या बुक किया आपने ना, चलो भैया पैसा निकालो, वैसा वाला कुछ होगा। तो यहाँ पर भी हमसे बोल रहा है कि इसी टाइप से फिक्स चार्ज है और फिर अलग से हमारे पास जो चार्ज है फॉर डिस्टेंस कवर्ड, उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है, जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए। तो एक बंदा क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर चलने पर उसे 105 रुपये देना पड़ रहा है। और फिर कोई दूसरा इंसान है, उसने या फिर उसी इंसान ने अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसे देना पड़ रहा है 155 रुपये। तो हमसे पहला क्या पूछा जा रहा है कि बताइए जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है। पहला तो ये है। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा हैव टू पे नहीं कितना पे करना पड़ेगा किसी इंसान को अगर वो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर। 10 का पता चल गया, 15 का पता चल गया, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना पे करेगा ये आपको पता करना है। चलिए मैं आपको कॉपी में डिटेल में सॉल्व करने सिखाता हूँ। मेन तो ये वाला, ये जो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर वाला ना, ये सबसे जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखो तुमको इस तरीके सबसे पहले मान लेना है कि जो फिक्स चार्ज है, मान लेते हैं कि वो x रुपये है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, यानी 1 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उसका जो चार्ज है वो y रुपये है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक इंसान जो चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला पैसा उसको जमा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया फिक्स वाला चार्ज जो अमाउंट रहता है वो देना ही पड़ता है। x रुपये जमा किया, अब और कितना देगा उसको प्लस कर लो। तो भैया 10 किलोमीटर चल रहा है, हमने 1 किलोमीटर का मान लिया है कि y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अगर 1 का पता है, ज्यादा का निकालना, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का हो जाएगा हमारा 10y और इक्वल के उस साइड में जाएगा हमारे पास 105। क्लियर, x जो है हमारा फिक्स है, फिर 10y हो गया, इक्वल को साइड में 105 आ गया। ये बन जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो हमसे साफ साफ फिर बोला गया था कि अगर कोई इंसान 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर से उसे x रुपये तो देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर जाने के लिए उसे 15y पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपये है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y अलग से, और ये तो फिक्स है, इतना तो देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद इस दोनों को मिला करके उसे 155 रुपये पे करना पड़ रहा है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गया है। यहीं से आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके सॉल्व करना है। तो मैं किसका यूज कर लूँ भाई, चलो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। मैं x इक्वल टू लिख देता हूँ 155 माइनस में 15y। ये मैं इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। कहाँ से बनाया, तो इसका यूज करके मैंने बना लिया डायरेक्ट। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 1। अब ये 1 में जब मैं पुट करूंगा x का वैल्यू, तो x के बदले में हम लोग लिखेंगे 155 माइनस में 15y प्लस में हमारे पास है 10y, ये पहले से, और इक्वल को साइड में है 105। अगर कोई बच्चा बीच से वीडियो देख रहा होगा जो सिर्फ इसी क्वेश्चन को देखने आया होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है। इसीलिए जाकर के शुरू से देखना, मैंने एक एक स्टेप समझाया है कि हम किस तरीके से वैल्यूज को पुट करते हैं, उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, और ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये सारी चीजें उसको पहले देखेंगे ना, पूरे क्वेश्चन को देखोगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है भाई, ये
ये हम लोग एक काम करते हैं, इस 155 उधर ट्रांसफर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो ये 5y बन जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 105 है और ये भी उधर जाकर के हमारा 155 जो है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में जो था इधर आकर के माइनस में, तो माइनस का 5y इक्वल को साइड में हमारा 50 आ गया और माइनस की साइन रहेगी बड़े नंबर में, तो बड़े माइनस की साइन उतर भी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अब हम लोगों को माइनस से माइनस करना कैंसिल और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से 10 हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में होगा, तो 50 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10 होता है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर चलने का ना वो 10 रुपये देना पड़ रहा है। फिलहाल y का वैल्यू निकला, इसको ऐसे लिख लो, फिर अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। सो y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, है ना। सब्स्टिट्यूट भी बीच बीच में लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को भी याद रहे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, भाई भुला मत जाए कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 155 माइनस में 15y है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 155 माइनस में 150। सो x की जो वैल्यू हो यहाँ से 5 निकल करके आ गई, तो x का वैल्यू 5 निकला, y का वैल्यू 10 निकला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो फिक्स चार्ज हर बार पे करना पड़ता है, जो हमारा बुक करने का अमाउंट कह सकते हो वो कितना है, तो वो 5 रुपया है। वही ना x ने माना था, फिक्स चार्ज को x माना था, तो वो हमारा 5 रुपये है। और जो हमारा चार्ज है पर किलोमीटर वाला, चार्ज जो था पर किलोमीटर वाला, 1 किलोमीटर का, है ना, पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो कितना है भाई, तो वो हमारा 10 रुपये निकला, हमारा y का वैल्यू 10 निकल गया, तो 10 रुपये है। यानी कि जितना भी किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से 10 करके आपको देना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा 3 किलोमीटर जाना चाहता है, तो 3 10 जा 30 रुपये देगा और प्लस में 5 रुपये अलग से देगा, तो 35 रुपये देगा। अब एक और क्वेश्चन था इसमें कि बताइए कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पे करना पड़ेगा, तो इसका आंसर तो वैसे क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। पहले 10 किलोमीटर का दिया हुआ था 105 और फिर 15 किलोमीटर का दिया हुआ था 155, दोनों को प्लस कर दो, 10 और 15 मिला दो तो 25 हो जाता है। वैसे 105 और 155 को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन ना ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जो आप बता रहे हैं हम लोग ऐसे कर दें क्या, नहीं बेचा ऐसे करोगे तो गड़बड़ होगा। ऐसे इसलिए गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है ना, ये 105 और 155 ये दो अलग अलग बार के लिए दिया हुआ है, यानी कि 5-5 रुपए दोनों बार उसने अलग से दिया होगा। जो फिक्स चार्ज है उसको 2-2 बार दिया होगा उसने, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक ही बार 25 किलोमीटर जाएंगे तो सिर्फ हमको 5 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और फिर 25 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि वहां पर हमारा जो कॉस्ट होगा टोटल वो इन दोनों को मिला करके, जैसे अभी 260 आ रहा है ना, तो 260 नहीं देना पड़ेगा, उसमें से 5 रुपये कम देना पड़ेगा क्योंकि 5 रुपये ने एक्स्ट्रा दिया था यहाँ पर। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस, बाकी यहाँ पर इसको निकालना कैसे वो जल्दी से सिखा देता हूँ। बाकी तुम बोलोगे सर हम लोगों को इतना मतलब नहीं है, आप बस जल्दी से रटवा दीजिए, तो देख लो भाई ऐसे रट लो। तुम लोगों को निकालना है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, डायरेक्ट एकदम 25 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग पता है कि 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा और प्लस में हम लोगों को 25 किलोमीटर का 10 के हिसाब से और देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 रुपये और प्लस में 250 रुपये, तो ये हो गया हमारा ₹255, ठीक है। बच्चों तुम लोग एक चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मैं डीपली चीज़ों को समझाने लगता हूँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाने लगता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होता है या तुम लोग बस चाहते हो कि सर जल्दी जल्दी बस सॉल्यूशन करा दे। जो भी तुम बोलना चाहोगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं आगे से उसी टाइप से पढ़ाऊंगा, है ना, ज़्यादा फिर डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा फटाफट अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो। चलो और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5th नंबर का, इसके बाद भी है क्या कुछ, हाँ एक बात 6 भी क्वेश्चन है, वो ईयर ओवर वाला भी है, पापा बेटा वाला जो हमेशा से हम पढ़ते हैं वो भी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में जो 5 है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो बिकम 9/11, यानी कि वो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर एक फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो हमारा 9/11 बन जाता है ना। तो बताओ तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, यहीं से मुझे आंसर पता चल गया। वो 7 बाई में हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। 7 डिवाइड बाई 9 में जब हम 2 प्लस करते हैं ऊपर नीचे तो ऊपर 7 + 2 9 हो जाएगा और नीचे 9 + 2 11 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आंसर 7 डिवाइड बाई 9 आएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन ऐसे तुमको एग्जाम में मत करके आ जाना, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 बन जाता है। बोलोगे सर जी 7/9 बोल रहे थे आप, अब 7/9 में अगर मैं ऊपर और नीचे 3 ऐड करूंगा तो वो 5/6 कैसे बन सकता है, बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो 7/9 हमने दिमाग में बनाया था, इसको सॉल्व अभी करके यहाँ पर 7 में तुम 3 ऐड करो तो 10 बन जाएगा और 9 में 3 ऐड करो तो 12 बन जाएगा। 10/12 आ गया, 10/12 को कट कर दो 2 से तो तुम्हारा 5/6 ही तो आ जाएगा। यस, लास्ट में आंसर इसका मतलब 7/9 ही निकलने वाला है, मैं एकदम फाइनल हो गया अब।
तो फाइंड दी फ्रैक्शन, तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। देखो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, इसका भी एक सिंपल सा मेथड है। चूंकि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि लेट द न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर में लिखा रहता है, वो कितना है, वो हमारा x है। और उसी तरीके से जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, इतना खतरनाक खतरनाक स्पेलिंग कह रहता है भाई, वो क्या होगा हमारे पास, वो y होगा। ये हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा या फिर तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो यही हमारा फ्रैक्शन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ही वैल्यू फाइंड करना है। तो हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम लोग फ्रैक्शन में, जो हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में जब हम 2 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करते हैं, तो ये हमारा 9/11 बन जाता है, इक्वल हो जाता है 9/11 के। पहले तुम एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये भी यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी बना हुआ है ना, सॉल्व करो तो यहाँ पर से इक्वेशन बनाओ तो इसको, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, वो क्रॉस मत सोचना कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीट हो गया ना, वहाँ पर वो दूसरा चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, ये दूसरा है। मैं इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा फ्रैक्शन हट जाए। तो 11 का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x हो जाएगा, और साथ ही 11 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 2 जा 22 हो जाएगा। फिर इस y और +2 का 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से इधर ट्रांसफर और इसको इधर ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। तो 9 का जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y आ जाएगा, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। y और x को इकट्ठा कर लो, नंबर को इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस में 9y, और इक्वल के उस साइड में ये प्लस का 18 है, ये 22 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा और लास्ट में माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस होकर के 4 बनेगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी, इसलिए माइनस की 4 बन जाएगी। तो अब तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इधर इक्वेशन 1 ना लिख करके तुम यहाँ पर लिख दो। अगेन अब दोबारा आ जाओ, दोबारा हमसे एक और चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखो, और दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा लास्ट में 5/6 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। यहाँ पर भी वही काम करो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, 6 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18, ऐसे। फिर उसी तरीके से y + 3 उधर चला जाएगा 5 के पास, तो 5 का y से मल्टीप्लाई हुआ तो 5y, और 5 3 हमारा 15 हो जाएगा। नंबर्स को एक साथ, x y को एक साथ, तो 6x हो गया, माइनस में 5y हो गया, ये 18 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से तुम x की वैल्यू भी फाइंड कर लो, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6x, इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस वाला 5y जाकर के प्लस का 5y हो जाएगा, फिर माइनस का 3 है ही, x की वैल्यू हो जाएगी 5y, ये 5 है, y है, माइनस का 3 है, ये 6 जो है यहाँ पर आकर के डिवाइड में आ गया। ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इस जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3। ठीक है, तो 1 में हमारे पास 11x है, तो 11 लिखेंगे, और x के बदले में जो 5y - 3 / 6 हमने फाइंड किया वो लिखेंगे, फिर माइनस का 9y है, इक्वल को उस साइड में माइनस का 4 है इक्वेशन 1 में। ठीक है, जो x था उसके बदले में x की वैल्यू रख दी। कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हमारे पास हो जाएगा ये 55y, माइनस में 11 3 जा 33, डिवाइड बाई में 6 है, माइनस का 9y है, इक्वल को साइड में माइनस का 4 है। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 55y माइनस का 33, फिर 6 9 जा कितना होता है 30, 6 9 जा 54 होता है बुद्धू, 6 9 जा 54y, और ये जो 6 है इस बार पीछे तुम उतार ही दो, पिछले बार नहीं उतारे थे तो गड़बड़ हो गया था, डिवाइड में 4 आ जाएगा, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों सॉल्व होंगे। देखो 55, अच्छा एक बार लिख ही देता हूँ, हटाओ, 55y माइनस 54y माइनस 33, ये वाला इक्वल को साइड में जाकर के ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ये दोनों सॉल्व होकर कितना बन जाएंगे, y बन जाएंगे। यहाँ पर जब इसको मैं माइनस करूंगा 55 में से 54 माइनस हो तो 1y आ जाएगा, इसको हम y लिखेंगे, और उसी तरीके से ये 33 जब उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, सो ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस हो जाएंगे। 33 में से जब हम लोग 24 माइनस करते हैं तो कितना आता है, इधर आता है 6, उधर आता है 3, यानी कि 9 आता है, नहीं सॉरी 33 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है, हाँ 9 ही आता है। सो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है यार, y की वैल्यू 9, अच्छा हाँ y की वैल्यू 9 है, तो बताया था मैं तुमको शुरू में बताया था ना 7/9 आने वाला है, तो यस y की वैल्यू 9 निकल कर क्या गया, ये हम लोग ऐसे डब्बे में क्लोज कर देते हैं, समझ में ना 9 कहाँ से आया, ट्रांसफर किया मैंने चीज़ों को। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फ्रैक्शन हमारा मिल जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो y = 9 इन इक्वेशन 9 यार इन इक्वेशन नंबर 3।
तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 9 माइनस का 3 डिवाइड बाई में 6, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा 9 5 जब 45 माइनस 3 डिवाइड बाई में 6 यानी कि 42 डिवाइड बाई में 6 यानी कि x जो वैल्यू है वो 7 आ गई, जैसे हमने तुमको शुरू में गैस करके बता दिया था। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन डिटेल में तुम लिख सकते हो स्टूडेंट बना करके, न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में ये हमारा 9 उतर गया, यानी कि 7 डिवाइड बाई 9 इज द फाइनल आंसर। यही हमारा फ्रैक्शन होगा, शुरू में हमने गैस कर लिया था। तो चलो भाई ये हो गया 5th क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6th नंबर का, फटाफट उसे भी सॉल्व करते हैं, फिर हमारा ये एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और हमने हर एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन जब तुम एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे तो तुम वापस आना और इन क्वेश्चंस को एक बार एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना, फिर तुम्हें जो ईजी लगेगा तुम हमेशा से फिर उसी मेथड का यूज करते रहना, उस मेथड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना अपना, ठीक है। सो जो लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का, उसमें दिया हुआ है 5 years hence, यानी कि आज से 5 साल के बाद, आज की बात नहीं कर रहा है, 2025 चल रहा है ना, अभी 2025 की बात नहीं कर रहा है, 2030 की बात कर रहा है, 2030 की बात कर रही है कि आज से 5 साल के बाद जो जैकब का एज होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन के एज से, यानी कि सन का एज मान लो 10 ईयर होगा तो जैकब का 30 होगा, कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना होगा आंसर, बस मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ कि जितना भी होगा जैकब का एज सन के एज से 3 टाइम ज्यादा होगा। अब क्या बोल रहा है कि 5 years अगो, यानी आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि कोरोना काल 2020 का समय जब चल रहा था, उस समय बोल रहा है कि जैकब का जो एज था वो 7 टाइम्स था उसके सन के एज से, यानी कि सन का एज जितना भी होगा उससे 7 टाइम ज्यादा था जैकब का एज। तो बताइए उनका जो प्रेजेंट एज है, यानी अभी 2025 में उनका एज कितना है। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में ज्यादातर प्रेजेंट एज ही पूछा जाता है, बाकी आगे पीछे का पूछ सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए समझाता हूँ कैसे है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो प्रेजेंट एज है जैकब का वो x ईयर है और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, 5 साल बाद का बात किया गया था ना, तो तुम यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया था 5 साल बाद। तो 5 साल बाद के लिए पहले तुम एक काम करो, तुम डायरेक्ट भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बच्चे लोग एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं काम करता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बाकी आप अगर चाहो तो एग्जाम में डायरेक्ट भी बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इस तरीके से कि आफ्टर 5 years, अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूं तो जैकब का अगर अभी x ईयर हो रहा है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, जैकब का जो एज होगा 5 साल के बाद वो हो जाएगा x + 5, यानी कि अभी जितना भी हो उसमें 5 प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से उसका जो सन है उस बच्चे का एज कितना हो जाएगा, तो अभी अगर y है तो 5 साल के बाद y + 5 हो जाएगा। तो ये उनके 5 साल बाद का एज है, यानी कि तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा डायरेक्ट x और y से नहीं बनेगा, तुमको इनका यूज करना है, यानी उनका जो 5 साल बाद वाला एज है ना उसका यूज करना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि 5 साल के बाद जो जैकब का एज है ना, जो x + 5 है वो क्या हो जाएगा, सन के एज का 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि जो भी सन का एज है अगर हम उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर जैकब का एज निकलेगा 5 साल बाद वाला। 5 साल बाद वाले सन के एज में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैकब का 5 साल बाद वाला एज निकलेगा, ये ध्यान रखना, इसको ऐसे बनाया जाता है इस टाइप से क्वेश्चंस को। तो ये हो जाएगा हमारा x + 5 इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 3y प्लस में 5 3 जा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है, ये 15 हो गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, इसको 5 उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3y प्लस में हमारे पास ये 15 और माइनस का 5 हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, 3y प्लस में 10। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, डायरेक्ट इसी को 1 नाम देता हूँ, तुम इधर भी दे सकते थे, मैंने यहीं पर लिख दिया, डायरेक्ट खत्म कर दो इसका खेल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 5 साल पहले वाले, ठीक है, जिसे आफ्टर 5 ईयर लिखा था मैंने, वैसे ही तुम लिख दो बिफोर 5 ईयर्स। 5 साल पहले की अगर बात किया जाए तो उस कंडीशन में जैकब का एज कितना होगा, जैकब का जो अभी का एज है बच्चा वो x ईयर है, तो 5 साल पहले x माइनस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा अभी का एज 17 साल है, 17 नहीं होगा 15 होगा ना, हाँ 15 मान लो, 15-16 साल होगा, 15 साल अगर भी तुम्हारा एज है तो 5 साल पहले तुम्हारा 10 साल होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, तो मात्र क्या करना तुमको 5 को माइनस कर देना सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो जैकब का एज x था उसमें से 5 माइनस कर दो तो 5 साल पहले का एज निकल जाएगा। और उसी तरीके से उसके सन का जो एज है वो भी y है, तो 5 साल पहले y - 5 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जैकब का जो 5 साल पहले वाला एज है, जैकब का जो 5 साल पहले वाला एज था ना वो सन के एज से 7 टाइम्स ज्यादा था, यानी कि सन का जो एज था 5 साल पहले उसका अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते तब जाकर के जैकब का एज निकलता। इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 5 इक्वल टू उस साइड में हमारे पास ये 7y हो जाएगा और माइनस में 35 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें,
डायरेक्ट मैं x की वैल्यू पुट कर दूं क्या, मान लो यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को तुम फिर नंबर को चाहो तो सॉल्व कर भी सकते हो, y को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 7y, फालतू मैंने इतना मेहनत किया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इक्वल की उस साइड में हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का 5 उधर जाकर के प्लस का 5 बनेगा, ये माइनस में 35 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। ये मेरा मान लो इक्वेशन नंबर 2 मैं ले लेता हूँ, तुम कहीं पर भी ले सकते हो इक्वेशन 2। तो अब मैं यहाँ पर जो x का लिखा हुआ है ना, इसमें मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं 1 और 2 का यूज कर रहा हूँ। तो 1 में जो हमारा x का वैल्यू था वो कितना था, 3y प्लस में 10 था, वो वैल्यू यहाँ पर डालो, फिर माइनस का हमारे पास 7y है वो लिखो, इक्वल क्वेश्चन है माइनस से 30 है वो उतार दो, तो यहाँ से 7 और ये सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 4y आ जाएगा, ये 10 जो है उधर जाकर के हमारा ये प्लस में इधर है ना, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10, यानी कि माइनस का जो 4y है वो इक्वल हो जा रहा है माइनस के 40 के, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगा प्लस वाला, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 4 जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10 आ गया, तो y का वैल्यू 10 आ गया। अब इस वैल्यू को तुम कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो नाउ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 10 और प्लस में एक और 10 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 प्लस में 10, यानी कि x जो वैल्यू हो गई वो हो गई 40, x की वैल्यू 40 हो गई, यानी कि अभी प्रेजेंट एज जो है ना पप्पा जी का, जो प्रेजेंट एज है पापा मतलब कि उसके जैकब का प्रेजेंट एज, किसका, सबसे पहले जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो है तुम्हारा 40 ईयर्स, ये 40 जो निकला उसको तुम ईयर्स में जरूर लिखना क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में होते हैं, और जो उसका सन है उसका जो अभी का एज है वो है 10 ईयर्स। अगर तुम इसको चेक करना चाहो, क्रॉस चेक करना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुम 5 साल बाद का एज देख सकते हो दोनों का। अगर 5 साल बाद में इसका बात करूँ, जैकब का एज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और उसका जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, वो हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, जो जैकब का एज है वो सन के एज से 3 टाइम हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जा रहा है, 15 3 कितना होता है 45 होता है ना, तो जैकब का 45 ही तो है, तो 3 टाइम तो है, तो 5 साल के बाद। वैसे तुम 5 साल पहले का देख सकते हो, 5 साल पहले जैकब का एज जो है वो 35 ईयर होगा और सन का एज 5 ईयर होगा, तो ये कितने टाइम हो जा रहा है, 5 7 जाई तो 35 होता है ना, 7 टाइम हो रहा है ना, सन के एज में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 35 आता है, तो वो चीज क्वेश्चन में बोला था कि 7 टाइम्स था सिर्फ 5 साल पहले, तो ये हमने बिल्कुल सही आंसर बनाया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है बिल्कुल कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज भी बबुआ लोग होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डाउट डिस्कस कीजिए, हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है। हम मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को लेकिन वीडियो पसंद आया है, दिक्कत कहीं नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मत भूलिएगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।